हवस और दौलत का नशा पार्ट 3। मेरी अम्मी और हमारा मुलाजिम अख्तर आपस में सरगोशियों में बात कर रहे थे, लेकिन इस दफा मैंने थोड़ा जुमला सुन ही लिया। मेरी अम्मी उससे कह रही थी कि रात को भी मुझे सुकून नहीं मिला, आज रात वो वाला काम मत करना, मैं आज भी बहुत तरसी हुई हूं। रात को भी तुमने अकेले अकेले ही खुद का काम कर लिया था, मेरा भी रहता था। मेरे साथ दोबारा ऐसा नहीं करना, वरना मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। मैं समझ गया था कि मेरी अम्मी का और अख्तर अंकल का आपस में क्या रिश्ता चल रहा था। मेरे अब्बू के जाने के बाद मेरी अम्मी ने अपना काम अख्तर से चला रखा था। पहले मैंने सोचा कि मैं अपनी अम्मी को सबक सिखाऊं कि वो इस तरह का काम क्यों कर रही है, वो भी हमारे मुलाजिम के साथ। फिर मैंने सोचा कि मेरी अम्मी अभी जवान है, खूबसूरत है, उसकी भी तो तलब होती होगी और उसने अपनी ज़रूरत कहीं ना कहीं से तो पूरी करनी है। फिर मैंने अनजान बनते हुए अपनी अम्मी से कहा, जैसे मैंने कुछ ना सुना हो। मैंने कहा, अम्मी मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मेरी अम्मी कहने लगी, हाँ बोलो शेर जमान। मैंने कहा, अम्मी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो बहुत सारे मुलाजिम हैं, कमरे में चल के बात करते हैं। फिर मेरी अम्मी ने कहा कि नाश्ता तो कर लो। मैंने आराम से नाश्ता किया और मैं फिर कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद मेरे पीछे पीछे मेरी अम्मी भी आ गई। फिर मैं अपनी अम्मी से मुखातिब हुआ। मैंने कहा, अम्मी मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। देखो ये बात मैं करता तो नहीं, लेकिन हमारी कोई और बहन भी तो नहीं है ना, मैं अकेला हूँ, इसलिए ये बात मुझे ही करनी पड़ेगी। अगर मेरी कोई बहन होती तो मैं उसको बोलता, अम्मी आप अभी जवान हैं, खूबसूरत हैं, आप एक काम क्यों नहीं करती, आप शादी कर लें। मेरी अम्मी कहने लगी, तुम्हारे बाप को गुजरे हुए अभी 1 महीना ही गुजरा है और तुम मुझे इस तरह की बातें कर रहे हो। मेरी अम्मी मेरे सामने शराफत का ढोंग कर रही थी। कहने लगी, नहीं मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे अब्बा से सच्चे दिल से मोहब्बत करती थी। मैंने कसम खाई थी कि मैं बीवी रहूंगी तो तुम्हारे अब्बा की रहूंगी। मैंने कहा, अम्मी कोई बात नहीं है, आपके आगे जिंदगी बहुत पड़ी है, आप कैसे गुजारेंगी। मेरी अम्मी कहने लगी, बस मैं इसी घर में गुजार लूंगी। मुझे कहने लगी, मैं बस तुम्हारी शादी करवाती हूँ, घर में बहू आ जाएगी तो मेरा भी दिल लग जाएगा। फिर मैंने दिल में सोचा कि बहू भी घर का माहौल देखकर खराब हो जाएगी कि मेरी अम्मी हमारे मुलाजिम के साथ। फिर मैंने कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं अम्मी, अगर आप किसी को पसंद करती हैं तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं खुद आपकी शादी उससे करवाऊंगा, कोई बात नहीं होती। अब मरने वाले के पीछे कोई मरता थोड़ी है। मेरी अम्मी कहने लगी, शेर जमान तुम्हें क्या हो गया है, तुम मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ गए हो। मेरी अम्मी ने यह बात सख्त लहजे में कही थी। फिर मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। मैंने कहा, अम्मी मुझे सब पता है कि आप क्या काम करती हैं इस घर में, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आप शादी कर लो, ये काम ना करो। आप मुझे कह रही थी कि अब्बू को गुजरे हुए अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा और आप शादी का बोल रहे हो। चलो मैं हलाल काम तो बोल रहा हूँ, लेकिन आपको वो काम करते हुए खुदा का खौफ नहीं आया। मेरी अम्मी कहने लगी, शेर जमान ये तुम क्या कह रहे हो, अपनी अम्मा के साथ तुम बदतमीजी करते हो, मैंने तुम्हें इस दिन के लिए पाल पोस के जवान किया था। मैंने कहा, अम्मी देखो आप मेरे गुस्से से वाकिफ हैं, मैं हक बात पे डट जाता हूँ, लेकिन आप मेरी माँ हैं, मैं आपके साथ गुस्सा नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको मोहब्बत से बोल रहा हूँ कि आप ये काम घर पे ना करें, शादी करनी है तो आप शादी कर लें। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, क्या कह रहे हो, मैं इस घर में बताओ क्या करती हूँ। मैंने कहा, अम्मी छोड़ दें, मेरा मुंह बंद है, इसे बंद ही रहने दें। मेरी अम्मी समझी कि शायद मैं उस पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, लेकिन मैं तो खुद अपने कानों से उनकी बातें सुनी थी, हमारे मुलाजिम अख्तर के साथ वो क्या कह रही थी। फिर वो कहने लगी, तुम कहना क्या चाहते हो, ज़रा खुल के बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने कहा, अम्मी
آپ جو اختر کے ساتھ کام کر رہی ہیں مجھے سب پتا ہے۔ جیسے ہی میں نے اختر کا نام لیا میری امی کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ مجھے کہنے لگی اختر کیا مطلب، اس کے ساتھ میں کیا کر رہی ہوں؟ میں نے کہا امی چھوڑ دیں، ابھی یہ بات صرف مجھے پتا ہے، گھر میں کسی اور کو نہیں پتا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم کوئی اچھا سا انسان دیکھ کے آپ کی عدت پوری کر لیں، میں اپنے ہاتھوں سے آپ کی شادی کرواؤں گا۔ پھر میری امی کہنے لگی چلو میری بھی ایک شرط ہے، اگر تم اتنا زور دے ہی رہے ہو شادی پہ تو میں شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن میں صرف اختر سے ہی شادی کروں گی۔ میں نے کہا امی کیا بات کر رہی ہیں آپ خدا کا خوف کریں، وہ ہمارا ملازم ہے، میں کیا جواب دوں گا رشتہ داروں کو؟ میری امی نے ہمارے ملازم سے شادی کر لی ہے، اس لیے تو میں تمہیں کہہ رہی تھی کہ تم میرے معاملات میں نہ پڑو، بس جو چل رہا ہے اسے چلنے دو۔ میں نے کہا نہیں امی، یہ تو میں نہیں چلنے دوں گا، میں آج ہی اختر کو نوکری سے نکال دوں گا۔ میری امی کہنے لگی خبردار جو تم نے اختر کو نکالا، تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ ماں کے کاموں میں ٹانگ اڑاتے ہو۔ میں نے کہا امی ماں بھی تو اچھے کام نہیں کر رہی نا، اسی لیے ٹانگ اڑا رہا ہوں۔ میری امی کہنے لگی نہیں تم اسے نہیں نکالو گے، اگر تم نے اسے نکالا تو میں بھی پھر اختر کے ساتھ بھاگ جاؤں گی۔ جب میری امی نے یہ بولا مجھے تو اب غصہ ہی آ گیا۔ میں نے کہا پھر آپ بھاگ کر جائیں گی کہاں؟ رہنا تو آپ نے یہیں پاکستان میں ہی ہے نا، اور اختر غریب انسان ہے، جھوپڑ پٹی میں رہنے والا، وہ آپ کو کہاں تک چھپائے گا؟ دیکھو میرے ساتھ اس طرح کی بات نہ کرو، اگر اس طرح کی بات کی تو میرا فرعون کہیں جاگ نہ جائے اور میں یہ نہ بھول جاؤں کہ آپ میری ماں ہو۔ پھر وہ کہنے لگی بیٹا اگر تمہیں غصہ آتا ہے تو مجھے بھی آتا ہے، میں بھی تمہاری ہی ماں ہوں، میں شادی کروں گی تو صرف اختر سے کروں گی، ورنہ کہیں نہیں کروں گی، یا جو یہ چل رہا ہے یہی کچھ کرتی رہوں گی، کوئی مجھے نہیں روک سکتا۔ مجھے سب پتا تھا تمہارے ابو کے بارے میں، وہ خود بھی تو یہی کام کرتا رہا، انہوں نے دبئی کیوں فلیٹ لیا ہوا تھا، کیا میں نہیں جانتی؟ میرے سامنے اس نے یہ والا کام کیا، میرے سامنے وہ لڑکیوں سے باتیں کرتا تھا، کیا ساری پابندیاں صرف میرے لیے ہیں؟ میں نے کہا امی اب تو ابو اس دنیا سے چلے گئے ہیں نا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ابو کے ہوتے ہوئے آپ یہ بات مجھے بتاتی تو میں ابو سے ضرور بات کرتا۔ میری امی کہنے لگی میں بھی تو ابھی سے ایسی نہیں ہوئی، میرا تعلق بھی تو اسی دن سے اختر کے ساتھ ہے، اور ویسے بھی اختر دل کا بہت اچھا انسان ہے، وہ مجھے پسند ہے، تم میرے ساتھ بھلائی کرو، اپنے رشتہ داروں کو راضی کرو، میں اختر سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور ویسے بھی رشتہ دار ہمارے معاملات میں بولیں گے کیوں، ہم تو اکیلے رہتے ہیں نا، بس تم میرا ساتھ دو، میری اختر سے شادی کروا دو۔ میں نے اپنی امی کو سختی سے منع کیا کہ اختر سے دوبارہ نہیں ملنا، ورنہ میں آج ہی اسے نوکری سے نکال دوں گا۔ جب میری اماں نے دیکھا کہ میں ان کی کوئی بات مان ہی نہیں رہا، پھر وہ کہنے لگی اچھا تم ایک کام کرو، اختر کو تم نوکری سے نہ نکالو، میں بس اس سے نہیں ملوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں باہر نکل آیا، اپنے آفس میں آیا تو مہوش آفس نہیں آئی تھی۔ پھر میں نے مہوش کو فون کیا، تب تک دوپہر کے 2 بھی بج چکے تھے۔ میں نے کہا مہوش میں نے امداد حسین کو اس کام پہ لگا دیا ہے، وہ شام تک گھر ڈھونڈ لے گا، تم بتاؤ ذرا تمہاری تیاری کیسی ہے؟ مہوش کہنے لگی کیا خاک تیاری، جب سے تم گئے ہو میرے شوہر نے اپنے گھر والوں کو فون کر کے بلا لیا ہے، مجھے تیاری کرنے ہی نہیں دے رہے، الٹا مجھے دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ شیر زمان تمہیں یہاں سے کیسے لے کر جاتا ہے۔ میں ویسے بھی گھر سے غصے سے آیا تھا، یہ بات سن کر تو میرا غصہ 7ویں آسمان پر چلا گیا تھا۔ میں نے کہا مہوش تم اس چیز کی فکر نہ کرو، میں بس گھر ڈھونڈتا ہوں، میں مغرب تک تمہیں لینے آؤں گا، تم بس ریڈی رہنا۔ پھر اتنے میں فون پہ اس کے شوہر کی بھی آواز آنے لگی، مجھے کہنے لگا بیٹا اب تو تیرا بندوبست میں نے کیا ہوا ہے۔ یہ سن کے تو مجھے اور بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا مہوش ذرا اس کو فون دو۔ مہوش کہنے لگی چھوڑ دیں شیر زمان صاحب، بس آپ گھر ڈھونڈ لیں اور مجھے یہاں سے لے جائیں۔ پھر میں نے فون بند کر دیا اور میں نے امداد حسین کو فون کیا۔
इमदाद हुसैन कहने लगा, यार बंगला नहीं मिल रहा, बड़ी मुश्किल से फ्लैट एक मिला है, 3 कमरों का है और इत्तेफाक से उसमें सारा फर्नीचर भी लगा हुआ है। वो मालिक का है, किराया थोड़ा महंगा होगा क्योंकि फ्लैट एक अच्छे इलाके में है। मैंने कहा डन करो उसको। फिर वो कहने लगा, वो एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। डन तो मैंने कर दिया है। मैंने कहा अपने नाम का बना लो, शाम तक चाबियां ले आ। फिर इमदाद हुसैन कहने लगा चलो ठीक है। फिर मैंने ऑफिस के कुछ जरूरी काम निपटाए। मेरा दिल ऑफिस में बिल्कुल लग नहीं रहा था क्योंकि मैं आज घर अपनी अम्मी का ये रूप देख कर आया था और इधर महविश का भी मसला था। मैंने सोचा कि आज महविश का मसला तो हल कर ही लूंगा, लेकिन आज से मैं अपनी अम्मी पे भी नजर रखूंगा। वो जब भी अख्तर के साथ मिलते हुए मैंने उसको देख लिया तो फिर मैं भी लिहाज भूल जाऊंगा कि वो मेरी माँ है। खैर फिर इसी तरह शाम के 6 भी बज गए और इमदाद हुसैन सीधा मेरे रूम में आया। मुझे कहने लगा, सर ये लें फ्लैट की चाबियां, चलें आपको फ्लैट विजिट करवा के आता हूँ। मैं इमदाद हुसैन के साथ बैठ के गाड़ी पे आ गया। फिर मैंने कहा, इमदाद हुसैन मुझे एक और काम भी है, क्योंकि तू मेरे अब्बा का भी पिए था तो आज से मेरा भी है। यार एक बंदा है जो मुझे धमकियां लगा रहा है, उसको सबक सिखाना है। अपनी कहीं जान पहचान है? इमदाद हुसैन कहने लगा, कौन है, किसमें इतनी जुर्रत है जो आपके साथ? मैंने कहा, यार असल में मसला ये है, वो अकेला होता तो मैं उससे खुद ही निमट लेता, लेकिन उसने 8-10 बंदे बुलाए हुए हैं। तो इमदाद हुसैन कहने लगा, हमारे इलाके का एक बदमाश है ना, मैं उसको फोन करता हूँ। आपका अब्बू भी उससे बहुत सारे काम करवाता था। आपके अब्बू तो उसे खास तौर पर इसी काम के लिए रखा हुआ था। जो भी आपके अब्बू को टेढ़ी आंख से देखता था वो बदमाशों से सबक सिखवाता था। और पुलिस वाले भी बहुत जानने वाले हैं, बताओ जिसको बोलो मैं अभी बोलता हूँ। मैंने कहा, नहीं नहीं यार, पुलिस वालों से नहीं, बस तू उस बदमाश को फोन कर, हम ये फ्लैट विजिट कर लें और फिर वो ऑफिस आ जाए, मिलके उससे बात करते हैं। फिर इमदाद हुसैन मुझे एक अपार्टमेंट में ले गया जो कि बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। वो दूसरी मंजिल पर था, उसमें लिफ्ट भी लगी हुई थी। मैंने फ्लैट देखा तो बिल्कुल ब्रांड न्यू था, कलर भी नया हुआ हुआ था। मैंने कहा, ठीक है इमदाद हुसैन, ये अच्छा है, बस तू उसको फोन कर, अभी हम ऑफिस चलते हैं। इमदाद हुसैन ने उस बदमाश को फोन किया तो उसका नाम दिलबर था। इमदाद हुसैन ने कहा कि दिलबर, हमारे साहब के बेटे आपके साथ मिलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे साहब तो इस दुनिया से चले गए हैं, तो आप उनके बेटे के साथ मिल लो, आपका काम चलता रहेगा। तो फिर दिलबर कहने लगा, हाँ हाँ, मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं साहब के बेटे के साथ मिलूं। मैं तो उन लोगों का गुलाम हूं, मैंने तो सारी जिंदगी उन लोगों का नमक खाया है। फिर हम जब तक ऑफिस भी पहुंच गए। फिर 15 मिनट बाद दिलबर भी मेरे ऑफिस आया। दिलबर आया तो मेरे पाँव पे हाथ रखने लगा मुझे मिलने के लिए, लेकिन मैंने कहा, दिलबर तू पाँव में हाथ ना लगा, मुझे गले से लगा। दिलबर को मैंने गले से लगाया और दिलबर को सामने कुर्सी पे बिठाया। दिलबर मुझे कहने लगा, शेर जमान साहब, मैंने आपको कई दफा देखा है, शायद आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपके अब्बा का बहुत वफादार था। मैं उनके लिए जान दे भी सकता हूँ और ले भी सकता हूँ। मैंने आपके बाप के कहने पर बहुत सारी जानें ली भी हैं। आप यूं समझ लो, जिस दिन साहब का इंतकाल हुआ था मैं 2 दिन होश में नहीं आया था। मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरा सगा बाप मर गया हो। मैं अभी भी बहुत सदमे में हूँ। मैं खुद इसी कोशिश में था कि मैं आपके लिए कुछ काम करूं। मेरी जान आप लोगों के लिए है, आप मुझे हुक्म करें। रात को आप 3 बजे भी मुझे फोन करेंगे, दिलबर आपको मना नहीं करेगा। दिलबर की मैंने वफादारी देखी तो वो वाकई हमारी फैमिली के साथ बहुत वफादार था। उसने कुछ वाकयात भी सुनाए। फिर मैंने कहा, दिलबर एक छोटा सा काम है, और वैसे भी आज से तू मेरा सगा भाई है, तुम्हें कभी भी कुछ भी चाहिए हो मुझे फोन करके बता दिया करो। आज से तुम्हारे घर का सारा खर्च मेरे ऊपर। फिर दिलबर मेरा शुक्रिया अदा करने लगा। मैंने कहा, नहीं दिलबर, कोई बात नहीं, तुम मेरे भाई हो, मेरे अब्बा के लिए तुम काम करते हो, इसीलिए आज से तुम मेरे लिए करोगे। तुम्हें पता है दिलबर, इतना बड़ा कारोबार संभालने में
थोड़ा मसले तो आते रहेंगे। फिर दिलबर कहने लगा, हाँ साहब जी, आप हुक्म करें। मैंने फिर उसे बताया कि फलां बस्ती में एक बंदा है जो अपनी वाइफ को बहुत मारता है। उसकी वाइफ हमारे ही ऑफिस में जॉब करती थी। आज जब सुबह मैं उसको समझाने गया तो वो उल्टा मुझे धमकियां लगा रहा था। मैंने उसकी वाइफ के लिए अलग घर ले लिया है। मैंने उसको कहा है कि तुम इस घर में रहो, क्योंकि उसका शौहर उस पर हाथ उठाता है, उसको तशद्दुद करता है। अभी उसकी वाइफ ने मुझे बताया है कि उसके शौहर ने 10-15 रिश्तेदार जमा किए हुए हैं मेरे साथ लड़ने के लिए। तुम्हें तो पता है दिलबर, वो गरीब झोपड़पट्टी के लोग हैं। अगर उन्होंने मुझे एक भी चमाट मार दी, मेरी इज्जत तो गई ना, इसलिए मैं वहां पे अकेला नहीं जा सकता। दिलबर कहने लगा, साहब जी आप फिक्र छोड़ दो, आप यहीं ऑफिस बैठे रहो, मैं खुद जाता हूँ और उनको सबक भी सिखाता हूँ और महविश को लेकर आपके ऑफिस में आता हूँ। मैंने कहा, नहीं नहीं दिलबर, मैं भी डरता नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा, बल्कि तुम्हारे आगे मैं रहूंगा। उसने मुझे 2-3 गालियां भी दी हैं। तब से मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। मैंने उसको सबक लाजमी सिखाना है। दिलबर कहने लगा, उसकी ये मजाल जो आपको गाली दे। मैंने कहा, जरा अपने बंदों को फोन कर, वो अभी यहीं पे आ जाएं, हम यहाँ से सीधा वहीं चलेंगे। फिर दिलबर ने अपने लड़कों को फोन किया तो तकरीबन 100 लड़का मेरे ऑफिस के नीचे जमा हो गया। कुछ गाड़ियों पे थे, कुछ बाइकों पे थे। दिलबर ने मुझे बताया कि एक गाड़ी में असला भी रखा हुआ है, बहुत सारा। अगर जरूरत पड़ी तो वो भी हम वहां पे इस्तेमाल कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं नीचे आया। मेरा काफिला आज बहुत बड़ा था। मैं आज दौलत के नशे में चूर था। अब सबके आगे मेरी गाड़ी थी और हम महविश के घर के बाहर पहुंचे।